नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो शुरू किया गया है और उसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न हैं उस पर बात करने वाले हैं। प्रश्न कैसे लिखे जाएंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इत्यादि इत्यादि बातें पहले ही आप लोगों को बता दी गई हैं सतनाम सर के द्वारा, तो उस पर हम अपना समय व्यर्थ नहीं करते हैं और सीधे अपने क्लास पर आते हैं, अर्थात इस पॉइंट को देखते हैं। जो प्रश्न है, क्या क्या पॉइंट इसमें होने चाहिए, कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए, उसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखें, ये जो प्रश्न लिखा गया है, जिस बच्चे की ये कॉपी है, इसमें क्या कुछ बातें लिखी गई हैं और प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी की घोषणा किसानों की आय को प्रभावित करने के साथ ही फसल पैटर्न और उपभोक्ताओं को भी प्रभावित करती है। चर्चा कीजिए। यहाँ पर इस प्रश्न में कुछ की वर्ड्स हैं, उन्हें आपको ध्यान रखना होगा। आपको सबसे पहले ये बताना है भूमिका में कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है। साथ ही इसकी घोषणा की जब बात आती है तो घोषणा आप उसी में बता सकते हैं, नहीं भी बताएंगे तो भी चल जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो एमएसपी है उसकी घोषणा की जाती है, किसानों की आय को यह प्रभावित करता है, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहा है, दूसरा कीवर्ड क्या है, इससे फसल पैटर्न भी प्रभावित होता है, अर्थात यह फसल पैटर्न को प्रभावित करता है। तीसरी बात, उपभोक्ताओं को भी यह प्रभावित करता है। तो तीन बातें यहां पर आ रही हैं, इन्हीं तीनों बातों को देख लेते हैं। एक तो आय, किसकी आय, किसानों की आय, फसल पैटर्न और यहां जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता। ये तीन बातें आपके सामने हैं, इसी कीवर्ड्स को ध्यान रखना है और इसी पर आपको लिखना है। अब देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है और उसके बाद फिर इससे संबंधित जो बातें हैं वो हम देख लेंगे, फिर आगे बढ़कर के इसका मूल्यांकन करेंगे। ये देखिए, जो सबसे पहले इन्होंने कॉपी की शुरुआत की है, मतलब पहली लाइन की शुरुआत की है अपनी कॉपी में, यहां से इनका जो पहला सेंटेंस होना चाहिए यहां से शुरू होना चाहिए। यहां पर इन्होंने ठीक लिखा है, इसी के सीध में ऐसे होना चाहिए। या फिर अगर पहली लाइन आप यहां से शुरू कर रहे हैं तो जब पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं तो यहां से ये शुरू होना चाहिए, कुछ इस प्रकार से। जब आपने यहां पर ये लिखा है तो यहां से इसका पहली लाइन इस प्रश्न की शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ है। ठीक है, एक तो ये कमी दिख रही है। अब बात कर लेते हैं इन्होंने भूमिका में क्या लिखा है, जो एमएसपी है उसकी परिभाषा इन्होंने क्या लिखी है। वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल को क्रय करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाता है। बहुत आसान भाषा में इन्होंने बता दिया है। इसका उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना है और ये कहा गया है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रत्येक कृषक परिवार की आय लगभग इतनी प्रति माह है। आपसे कहीं भी ये नहीं पूछा गया है, तो आपको इसको लिखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। यहां पर भूमिका में इसकी आवश्यकता नहीं है, प्रश्न की डिमांड नहीं है, ना भूमिका की डिमांड है। अब ये जो बातें हैं इसको हम भूमिका में देख लेते हैं। भूमिका में आपको क्या लिखना चाहिए था, यहां भूमिका, भूमिका में तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, ये जो एमएसपी है, यह एमएसपी क्या है, ठीक है, इसकी घोषणा, घोषणा के साथ साथ यहां पर ध्यान रखेंगे इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, एमएसपी हमने ये कह लिया कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य है जिस मूल्य पर सरकार किसानों से उनकी फसल क्रय करती है या खरीदती है, जो इस बच्चे ने लिखा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, ये बात आपको समझ में आ गई। इसकी घोषणा कब की जाती है, तो फसल की बुआई से पहले कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार या जो कैबिनेट है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट, उसकी बात कर लें। आप सीधे सीधे तौर पर कह सकते हैं कि सरकार करती है इसकी सिफारिशों के आधार पर। हमने इसकी घोषणा को समझ लिया। जो मुख्य बात है, इसका उद्देश्य ये हमें समझना जरूरी है। तो उद्देश्य क्या है, मांग और आपूर्ति के मध्य संतुलन, यहां पर संतुलन स्थापित करना। दूसरी बात, यहां पर कृषक आय सुनिश्चित करना। तीसरी बात क्या है, जो फसल है उत्पादन
उत्पादन को प्रोत्साहित करना। अब जब ये तीन बातें आप इसके उद्देश्य को देख रहे हैं, आप देखेंगे जो इस प्रश्न का कीवर्ड है वही आपका उद्देश्य है, या जो उद्देश्य है वही इस प्रश्न का कीवर्ड है। अगर ये आपने समझ लिया तो बाकी आंसर को लिखने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आपने भूमिका के माध्यम से ये बता दिया कि आप आगे क्या बताने वाले हैं। जैसे संविधान की प्रस्तावना पढ़ने के बाद ही आपको पता चल जाता है कि आगे संविधान में क्या क्या बातें बताई गई हैं या किन किन विषयों पर चर्चा की गई है। तो जैसे ही आपने ये बताया, आपने कनेक्ट कर लिया पूरे प्रश्न से, उद्देश्य के माध्यम से पूरे पैराग्राफ को आपने कनेक्ट कर लिया जो कीवर्ड्स हैं। अब देखिए, अब यहां पर बात कर लेते हैं। ये तो बातें आपसे पूछी गई हैं, किसानों की आय जो घोषणा की जाती है उससे किसानों की आय कैसे प्रभावित होती है। तो एक बार हम इससे संबंधित जो पूरा कीवर्ड्स है उसको देख लेते हैं। भूमिका में आपको एमएसपी घोषणा कब की होती है, उद्देश्य को आपको बताना है, ये तो हमने बात कर ली। कृषक आय पर प्रभाव कैसे प्रभावित। अब जब यहां पर आपसे प्रश्न में कहा गया है कि आपको चर्चा करना है, तो इसमें जो चर्चा कीजिए कहा गया है, आपको ध्यान रखना है, समग्र दृष्टिकोण रखना है। समग्र दृष्टिकोण का मतलब निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही बिंदुओं को आपको बताना है इसमें। तो दोनों बिंदुओं को बताने के लिए हम इस तरह से इसको लेकर के चलेंगे। लिखना ऐसे नहीं है, केवल समझ लेते हैं इसे पैराग्राफ में। चूंकि 250 वर्ड का ये है, 15 अंक का है, तो आपको पैराग्राफ में लिखना चाहिए, मेरा सजेशन ये है। तो यहां पर देखें, कृषक आय पर प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव। कीमतों में स्थिरता, जब सरकार ने यह कह दिया कि चाहे बाजार में कितनी भी अनिश्चितता हो, हम आपको ये दे रहे हैं, बता रहे हैं कि गेहूं के लिए हम इतनी कीमत देंगे, तो उतनी कीमत मिलेगी, उस कीमत पर सरकार आपसे खरीदेगी। अब यही थोड़ा सा भूमिका को मैं बता दूं। भूमिका में क्या क्या बातें आप डाल सकते थे वो आपके ऊपर है। जो कंटेंट है वो मैंने बता दिया, भाषा आपकी होनी चाहिए। ये जो एमएसपी है, लक्ष्मीकांत समिति की सिफारिशों के आधार पर इसे लागू किया गया था। तो लक्ष्मीकांत समिति की सिफारिशों के आधार पर लागू न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार की अनिश्चितता के खिलाफ वह न्यूनतम मूल्य की गारंटी है जिस मूल्य पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। इसकी घोषणा फसल की बुआई से पूर्व कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार घोषित करती है। इसका उद्देश्य मांग और आपूर्ति के मध्य संतुलन स्थापित करना, कृषकों की आय में वृद्धि करना और फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करना। तो जो यहाँ पर बात की जा रही है कि गेहूं के लिए कह दिया गया कि 20 रुपये केजी के हिसाब से दिया जाएगा, तो यहाँ पर मूल्य स्थिर हो गया। बाजार में हो सकता है कि जो एमएसपी निर्धारित किया गया है उससे मूल्य अधिक भी हो, कम भी हो सकती है, तो इसके खिलाफ यह सुरक्षा है। तो यहां यह किसानों पर सकारात्मक प्रभाव, कीमतों में स्थिरता है, किसान उत्पादन के लिए प्रेरित होगा, फसलों का उचित मूल्य मिलेगा, तो उनकी लागत और जो उन्हें प्रॉफिट मिलना चाहिए उसमें गैप नहीं होगा, अर्थात फसलों का उन्हें उचित मूल्य मिलेगा, अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित होंगे। बिचौलियों की समाप्ति। पहले क्या होता था कि किसान जब फसल उत्पादन करता था, बिचौलिए आते थे और औने पौने दाम में किसानों से खरीद करके चले जाते थे। तो सरकार खुद ही जब खरीदने के लिए तैयार है तो बिचौलियों की समाप्ति हो गई। और समाप्ति होने का मतलब ये है कि उचित मूल्य स्थिर है और जो फसल का उचित मूल्य मिल रहा है, इससे किसानों की आय बढ़ रही है। यहाँ पर छोटे किसानों को भी लाभ मिल रहा है क्योंकि उनके भी उत्पादन का उतना ही एमएसपी निर्धारित किया गया है, अर्थात समान एमएसपी लिया जा रहा है। 22+1 यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब बात होगी नकारात्मक प्रभाव। बड़े किसान अधिक इससे लाभान्वित होंगे। आप 3 क्षेत्र देख सकते हैं जो हरित क्रांति से प्रभावित हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। वहां पर हमने ये देखा कि जो बड़े किसान हैं उनको इसका लाभ ज्यादा मिल रहा है। छोटे किसान चूंकि उनकी लागत अधिक हो जाती है, इसलिए एमएसपी का जो सही लाभ उन्हें मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाता। तो एक ये समस्या, नकारात्मक प्रभाव। क्षेत्रीय असमानता, यहाँ पर असमानता है, असमानता यहाँ पर हो गया है। क्षेत्रीय असमानता, जैसे उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों को देख लीजिए और जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है उसको देख लीजिए। वहां पर चूंकि यहाँ हरित क्रांति का प्रभाव है, जोत का आकार बड़ा है, इसलिए यहाँ एमएसपी का सकारात्मक प्रभाव किसानों पर पड़ा है।
तो एक ही राज्य के 2 क्षेत्रों के मध्य या देश के अन्य क्षेत्रों के मध्य ये जो 3 क्षेत्र हैं जहां पर लैंड का दायरा बड़ा है, बाकी क्षेत्रों से ये अधिक विकसित हैं, तो यहाँ क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई है। अर्थात किसानों में हम कह रहे हैं, किसानों के मध्य क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि देखने को मिल रही है। असमान लागत किंतु समान एमएसपी। जो छोटा किसान है, छोटे आप खेत पर अगर कृषि करते हैं तो आपका उत्पादन लागत ज्यादा होता है, और जब आप बड़े खेत पर कृषि करते हैं, बड़े लैंड दायरे पर आप करते हैं, तो वहां पर आपकी जो लागत है कम हो जाती है। तो जो छोटे किसान हैं उनकी लागत अधिक होती है, लेकिन समान रूप से एमएसपी लागू किया जाता है तो किसान इससे प्रभावित होते हैं, अर्थात किसानों पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। अब बात होती है फसल पैटर्न पर क्या प्रभाव होगा, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों देख लेते हैं। फसल विविधता में वृद्धि होती है जैसे जैसे, अर्थात जितनी फसलों के लिए दिया जाता है 22+1 हमने बात किया, उससे किसानों को ये पता है कि ये जो 22 फसलें हैं इसमें से हम किसी का भी उत्पादन करेंगे तो हमें जो मूल्य निर्धारित किया गया है, अर्थात एमएसपी जो निर्धारित किया गया है वो मिलेगा। फसलों में विविधता होगी तो यहाँ पर जो फसलों में, अर्थात फसल विविधता में वृद्धि और उसकी वजह से खाद्यान्न, अब इसी में क्या चीज देखेंगे, कौन कौन सी फसलों का उत्पादन, तो यहाँ पर खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है, दलहन का, तिलहन का उत्पादन किया जाता है, अन्य जैसे आप कह सकते हैं कपास का भी, ठीक है। तो इतने सारी फसलों का उत्पादन इसके लिए हम दे रहे हैं, अर्थात फसलों में विविधता यहाँ देखने को मिल रहा है, फसल पैटर्न हमारा बढ़ रहा है। मिश्रित कृषि होगी, और मिश्रित कृषि का मतलब, अब एक किसान छोटे अपने भूमि पर देखेगा कि अगर मैं एक साथ गेहूं और जो सरसों है दोनों का उत्पादन कर लेता हूं तो दोनों का लाभ मुझे मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि मिश्रित कृषि होगी, और मिश्रित कृषि होगी तो जो भूमि की उत्पादकता है वो कम प्रभावित होगी। अर्थात गेहूं के साथ हमने सरसों भी लगा दिया और गेहूं से पहले सरसों पक जाता है, हमने उसे काट लिया, अर्थात मिश्रित कृषि होगी तो हमारे पास फसल चक्र आप उसी से जोड़ करके देख सकते हैं, ये हमारा सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। गेहूं और धान का प्रभुत्व, गेहूं अभी जो हमारे खाद्यान्न में है यही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, हम मोटे अनाजों का इस्तेमाल कम करते हैं। तो गेहूं और धान का जो प्रभुत्व उत्पादन में देखने को मिल रहा था, अब धीरे धीरे सरकार ने अगर रागी पर बढ़ा दिया या किसी अन्य मक्का पर अगर एमएसपी बढ़ा दिया तो मक्का का उत्पादन ज़्यादा होगा। तो इससे ये जो 2 फसलें हैं जिनका डोमिनेंस देखने को मिल रहा था उनके प्रभुत्व में कमी आई है, अन्य फसलों का भी उत्पादन बढ़ा है, जिससे मिट्टी की उर्वरता पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो फसल पैटर्न हमारा, उसमें हमने देखा कि विविधता आई। अब इसके नकारात्मक प्रभाव की बात कर रहे हैं, अधिक एमएसपी वाले फसलों का अधिक उत्पादन होता है जैसे धान और गेहूं। आप बात कर लीजिए जो बासमती चावल है, एक समय ऐसा आया कि इस पे हमारे देश में बासमती चावल की डिमांड अधिक हो गई, और डिमांड अधिक को ध्यान में रख करके सरकार ने भी एमएसपी बढ़ा दिया, मैक्सिमम किसानों ने उसी का उत्पादन किया, तो बाजार में उसको लेकर की समस्या उत्पन्न हुई थी, क्योंकि जब ये अधिक उत्पादन हो जाएगा तो वहां पर उसकी कीमतों में कमी के रूप में देखने को मिलेगा, अर्थात कीमतें कम होंगी। तो यहाँ पर अधिक एमएसपी वाले फसलों का उत्पादन अधिक होता है, इससे कहीं ना कहीं फसल पैटर्न प्रभावित होता है। फसल विविधता भी प्रभावित होती है, अर्थात मोटे अनाजों का हम प्रयोग कम करते हैं, अर्थात इसका उत्पादन कम करते हैं। अन्य फसलों का की बात करें तो अन्य फसलों का भी यहाँ प्रभाव हमें कम देखने को मिलता है, अर्थात अन्य फसलों का उत्पादन हम कम कर देते हैं, केवल उन्हीं फसलों पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं जिससे हमें लाभ ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर उपभोक्ता पर प्रभाव की बात कर लें तो जब फसल विविधता होगी तो हमारे पास चूज करने के लिए स्वतंत्रता होगी, अर्थात चयन की स्वतंत्रता होगी। मार्केट में कई सारे ब्रांड के मोबाइल हैं, सबके फीचर अच्छे अच्छे हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि सस्ता और अच्छा मोबाइल हमें कौन सा मिलेगा। तो यहाँ उसी तरह से देखें, जब 22+1 की बात की जा रही है, अर्थात हमारी खाद्य बास्केट में अलग अलग प्रकार की फसलें हैं, वो अलग बात है कि हम मक्का को अपने खाद्यान्न में उस तरह से जैसे चावल और आटा को शामिल करते हैं वैसे नहीं शामिल कर पाते हैं, वो हमारी कमी है। लेकिन मक्के से बना बिस्किट ज़रूर हम पसंद करते हैं, रागी का बिस्किट ज़रूर पसंद करते हैं, या जौ का बिस्किट ज़रूर पसंद करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा खाद्य सुरक्षा है, खाद्य सुरक्षा में वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ अधिक फसलों का उत्पादन, एमएसपी जब मिल रहा है तो जो किसान है वो ये देख रहा है कि हमें
यहीं से आजीविका मिल रही है तो अधिक उत्पादन करेगा, अधिक उत्पादन से सरप्लस उत्पादन होगा, सरप्लस उत्पादन होगा तो खाद्य सुरक्षा में वृद्धि होगी, हमारे पास खाद्यान्न संकट नहीं आएगा और इससे उपभोक्ता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पोषण सुरक्षा में वृद्धि होगी अर्थात अलग अलग प्रकार की फसलें हैं तो इससे जो फसलें हमें ज़्यादा पोषण प्रदान करती हैं उन फसलों का हम उपयोग करेंगे, उन खाद्यान्न का हम उपयोग करेंगे तो पोषण सुरक्षा में वृद्धि होगी। खाद्य सुरक्षा में तो वृद्धि हो ही रही है, पोषण सुरक्षा में भी वृद्धि होगी और डॉक्टर भी कहते हैं कि हमें अपने भोजन में मोटे अनाजों को भी शामिल करना चाहिए क्योंकि वो पोषण युक्त होते हैं। खाद्यान्न विकल्प में वृद्धि हो रहा है, हम चाहें तो जिस विकल्प को चुने, हम चाहें तो मक्का, रागी इत्यादि इत्यादि जिसे भी चुन सकें और यहाँ पर मूल्य स्थिर होगा अर्थात अधिक उत्पादन होगा, सरप्लस उत्पादन होगा। तो इस तरह की स्थिति नहीं आएगी कि अचानक से यहाँ स्टोरेज कर लिया गया, स्टोरेज की वजह से मूल्यों में अचानक फ्लैक्चुएशन आ गया जिससे उपभोक्ता के जेब पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर मूल्य में स्थिरता देखने को मिलेगा क्योंकि हमारे पास सरप्लस उत्पादन हो रहा है, अधिक उत्पादन हो रहा है, सरकार उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है। सकारात्मक नकारात्मक यहाँ पर ये नकारात्मक होगा, यहाँ पर नकारात्मक। यहाँ पर देखें न्यूनतम आवश्यकता यहाँ पर प्रभावित हो रही है। न्यूनतम आवश्यकता कैसे प्रभावित हो रही है अब इसको देख लीजिए। मान लीजिए सरकार ने एमएसपी निर्धारित किया कि हम एमएसपी दे रहे हैं 30 रुपये केजी के हिसाब से, ठीक है, गेहूं के लिए। तो अब 30 रुपये केजी अर्थात इससे अधिक मूल्य पर ही जब आटा बनेगा, वैल्यू एडिशन किया जाएगा तो वो बिकेगा। कुछ लोग बाजार से खरीद करके खा लेते हैं, बाजार में उनके पास क्रय क्षमता होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो न तो अमीर हैं और न ही गरीब हैं, दोनों के बीच में हैं और दोनों के बीच में अर्थात उनकी जो पीसीआई है अर्थात पर कैपिटा इनकम वो ठीक नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है। अर्थात जब वो देखेंगे कि एमएसपी यहाँ पर अधिक होगी तो खाद्यान्न की कीमतें भी बढ़ेंगी तो न्यूनतम आवश्यकताएं लोगों की प्रभावित होंगी, अर्थात जो भोजन की आवश्यकताएं हैं वो प्रभावित होगी। जो एक कम आय वाला उपभोक्ता है उसकी बात की जा रही है। खाद्यान्न विविधता में भी कमी होगी। खाद्यान्न विविधता में कैसे कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही फसलों का जिसकी एमएसपी हमने देखा कि ज़्यादा है उसका उत्पादन हो रहा है और वो पोषण युक्त जिसको लगेगा कि यहाँ पर ये फसल खरीदने से हमारा खाद्यान्न सकारात्मक रूप से प्रभावित होता, अब वो नहीं खरीद पाएगा अर्थात उसकी जो पीसीआई कम है उसकी वजह से। तो पोषण के अन्य तत्वों की कमी हो जाएगी। वो देखेगा कि केवल चावल ही हम खा पा रहे हैं या हो सकता है केवल मक्का ही खा पा रहे हैं, तो यहाँ पर उसके सामने समस्या होगी जो एक निम्न उपभोक्ता है, निम्न आय वाला उपभोक्ता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने देखे, कुछ और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, आप इसमें ऐड कर सकते थे। निष्कर्ष में आपको क्या देना है, एमएसपी के सकारात्मक पक्ष पर आपको ध्यान देना है। उद्देश्यों को और सार्थक बनाने की आवश्यकता है अर्थात जो नकारात्मक पक्ष हैं उन नकारात्मक पक्षों को आपको कंसीडर करके अर्थात सरकार को चाहिए कि इन पक्षों पर ध्यान दे और ध्यान दे करके इसकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि निष्कर्ष हमेशा आपका सकारात्मक होना चाहिए और सबको स्वीकार्य होना चाहिए। आप जब भी कुछ लिखें तो उसे आपका मैसेज सकारात्मक जाए, क्योंकि आप सरकार का हिस्सा बनने के लिए ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सरकार की नीतियां जब इतनी बड़ी योजना है और इसके माध्यम से करोड़ों किसान प्रभावित हो रहे हैं सकारात्मक रूप से, तो आप इसे एकदम से नेगेटिव नहीं बता सकते अर्थात नकारात्मक बिंदु आप बहुत ज़्यादा नहीं बता सकते। तो संतुलन स्थापित करना है और इसे जो बातें हम लोगों ने देखा इसको आपको पैराग्राफ में लिखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी आ जाते हैं, यहाँ पर हमने देख लिया था कि इन्होंने जो लिखा है 250 वर्ड में जो भूमिका लिखी है इनकी भूमिका सही है। इस भूमिका के लिए मैं इन्हें आधा नंबर दूंगा क्योंकि और इसमें सुधार करने की आवश्यकता थी और चाहे तो इंफॉर्मेशन इसमें जोड़ा जा सकता था। बहरहाल इस आधे नंबर को 1 नंबर मान लेते हैं, अभी 1 नंबर कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि उत्पाद व मूल्य आयोग की सिफारिश पर यहाँ आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी द्वारा किया जाता है। इसके निर्धारण के प्रमुख कारण निम्नवत है। यहाँ पर आपने गलती कर दी, जो निर्धारण के कारक हैं वो आपसे नहीं पूछा गया है, तो आधा नंबर यहाँ पर, आधा यहाँ पर, सॉरी आधा जो मैं दे रहा था यहाँ पर और आधा यहाँ पर, अर्थात टोटल यहाँ पर 1 नंबर आपको दिया जा रहा है। अब जो ये पूछा गया है यहाँ पर देखिए, जो इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं अर्थात इसके निर्धारक को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनको समझ लेते हैं।
इसकी ज़रूरत थी? निर्धारक के कारक कहीं पूछा गया है? नहीं पूछा गया है, तो इसकी आवश्यकता नहीं थी। अगली बात कर लें, और क्या इसमें बताया गया है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रभाव, यहाँ पर प्रभाव जो आपने बताया सकारात्मक और नकारात्मक, बहुत अच्छी बात है। इसको आप ऐसे डायग्राम ना बना करके आप अगर पैराग्राफ में लिखते तो और भी बेहतर होता। जिस बच्चे की ये कॉपी है, अगर वो देख रहे हैं तो, यह किसानों की एक तयशुदा गारंटी देता है ताकि वे अपनी फसल को बाजार की मांग के अनुरूप उपजा सके। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर इसके माध्यम से फसल विविधता को प्राप्त किया जा सकता है, जिससे खाद्य बास्केट में विविधता आ सकती है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसके माध्यम से तिलहन फसलों के उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है, जिससे भारत का विदेशों से आयात कम हो सकता है। ये भी ठीक बात है। यहाँ पर फसल पैटर्न के बारे में जो आपसे पूछा गया है, आपने सेगमेंट नहीं बांटा। यहाँ किसानों पर प्रभाव, फसल पैटर्न पर प्रभाव और उपभोक्ता पर प्रभाव आपने पूरा जो लिखना था वो नहीं दिया है, ठीक है। फिर भी अब यहाँ पर नकारात्मक की बात कर लें, इसकी घोषणा उत्पादन के पहले ही हो जाती है, तो ये नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक है। इससे जो किसान है उसको चयन की स्वतंत्रता मिलती है कि किन फसलों का मैं उत्पादन करूं, मेरी मिट्टी कैसी है और उस मिट्टी के अनुरूप क्या मैं उत्पादन कर सकता हूं। तो एक ये भी देखने को मिल रहा है। इसमें आप यह भी कह सकते हैं कि उन क्षेत्रों में उन फसलों का उत्पादन ज़्यादा बढ़ा है जिन क्षेत्रों में जो मिट्टी है वो मिट्टी उसके लिए उपयुक्त नहीं है। जैसे पंजाब की बात कर लीजिए, कहा जाता है कि वहाँ पर जो धान की फसल है, गेहूं की फसल के लिए वो उपयुक्त नहीं थी, लेकिन वहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया गया, उर्वरकों का इस्तेमाल किया गया, भूजल का उपयोग किया गया, जिसकी वजह से वहाँ पर उत्पादन बढ़ने लगा, लैंड का दायरा बड़ा था। तो यहाँ आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार पश्चिमी क्षेत्र में अधिक जल की आवश्यकता वाली फसलों को उपजाने से वहां जल दबाव अधिक हो गया। ठीक बात है, ये आप मान सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार थोड़ा सा उससे हट करके है, लेकिन ठीक है। इसके माध्यम से केवल खाद्यान्न फसलों का उत्पादन ही अधिक हुआ है, न कि तिलहन फसलों का। तिलहन फसलों के लिए भी एमएसपी दी जाती है, लेकिन ठीक बात है, यहाँ पर तिलहन फसलों का उत्पादन कम हुआ है, इसको हम मान ले रहे हैं। तो इस पर जो ये पूरा आपने लिखा है, यहाँ पर जो हम देंगे 3 पॉइंट जो आपने लिखे हैं, इसके लिए आपको 3 नंबर दिया जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, उपर्युक्त सीमाओं के बावजूद भी न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य में एक महत्वपूर्ण टूल है। बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पर भी आपको 1 नंबर इसमें दिया जा सकता है। इसमें और बढ़ाया जाना चाहिए था, निष्कर्ष में और कुछ बातें शामिल करनी चाहिए थी, ठीक है। तो जो आपको टोटल मिला है नंबर, अब देख लेते हैं। 1 नंबर यहाँ पर मिला है, 3 नंबर यहाँ पर मिला है और यहाँ पर टोटल 1 नंबर मिला है। तो 3 और 1 4, आपको टोटल जो मिलते हैं यहाँ पर 15 में से 5 नंबर दिए जाते हैं। और जो अलग अलग बिंदु आपसे पूछे गए हैं, अर्थात किसानों पर प्रभाव, फसल पैटर्न पर प्रभाव और जो उपभोक्ता है उस पर प्रभाव, स्पष्ट रूप से आपको लिखना चाहिए था पैराग्राफ के माध्यम से। आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। आप इसमें और वैल्यू एडिशन चाहें तो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बातें इसमें शामिल की जानी चाहिए थी। तो आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।